नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में जो उल्लेख किया गया है नागरिकता का, उसके बारे में। ये दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। नागरिकता के बारे में दोस्तों हम लोग इसमें क्या जानेंगे, तो इस अध्याय में दोस्तों हम लोग जानेंगे एकल नागरिकता क्या होता है, दोहरी नागरिकता क्या होता है, जो नागरिकता कानून बना था 1955 में उसके बारे में जानेंगे। वही 1955 के कानून में क्या हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ समय समय पर, जिसमें पहला संशोधन 1986 में हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में भी होता है, 2015 में भी होता है और 2019 में होता है। तो हम लोग 86, 92 और 2019 का संशोधन जो हुआ दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग जाने कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता क्या होता है, नागरिक कौन कहलाते हैं। तो नागरिक का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी देश हो तो देश क्या करता है, वहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार देता है और नागरिक अधिकार देता है। अगर वहाँ के व्यक्ति को देश द्वारा, किसी भी देश द्वारा राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किया जाता है तो समझ जाइए क्या है, वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा उस व्यक्ति का काम क्या होता है, तो उस व्यक्ति का काम होता है दोस्तों, जिस देश का वो नागरिक बन गया है तो उस देश के प्रति निष्ठा रखना, विशेष निष्ठा का मतलब उसका सोच उस देश के प्रति अच्छा होना चाहिए दोस्तों, गलत विचार उसका नहीं होना चाहिए देश के प्रति। अब हम बात करते हैं नागरिकता। जो नागरिकता है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, लागू हो गया था दोस्तों। जो नागरिकता आपको बताया थे, जब संविधान निर्माण बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उस समय आपको हम बताए थे, उस क्लास में दोस्तों को बताए थे कि 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद को क्या किया कर दिया गया था दोस्तों, लागू कर दिया गया था। उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। इन 15 अनुच्छेदों में दोस्तों कुछ अनुच्छेद आपके नागरिकता के भी थे, जिसमें आपका 5, 6, 7, 8, 9 था, वो उसी दिन लागू कर दिया गया था। जो आपका नागरिकता संबंधित कानून था दोस्तों, उसमें बात किया गया था दोस्तों। अगर आपसे कभी प्रश्न करता है कि नागरिकता को कब लागू कर दिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं संवैधानिक उपबंध में नागरिकता क्या है। तो संवैधानिक उपबंध की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। और ये नागरिकता जो है हमारे भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। इंग्लैंड के संविधान में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। उसी तरह से हमारे ही भारत में दोस्तों क्या है, एकल नागरिकता है दोस्तों। अब बात होता है दोस्तों ये एकल नागरिकता क्या होता है। नागरिकता दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक एकल और एक दोहरी। हम बात करेंगे एकल नागरिकता के बारे में कि एकल नागरिकता क्या होता है। दोस्तों हमारा जो भारत है वो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश से मिलकर के बना हुआ है। इस 28 राज्य में अगर किसी विशेष राज्य में कोई व्यक्ति रह रहा है या केंद्रशासित प्रदेश में रह रहा है, तो वो व्यक्ति वहाँ का दोस्तों निवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए हम बिहार, जैसे हम बिहार के हैं, तो बिहार में दोस्तों हम लोग रह रहे हैं तो हम बिहार के निवासी कहलाए, लेकिन हम नागरिक कहाँ कहलाए, नागरिक दोस्तों हम भारत के कहलाए। तो किसी राज्य का नागरिक ना कहला करके कोई व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक कहलाता है तो वो दोस्तों कहलाता है एकल नागरिकता। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता की, कि दोहरी नागरिकता क्या होता है, तो अगर आपसे बात करें कि दोहरी नागरिकता किस देश में है, तो ये दोस्तों आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगा। यूएसए में दोस्तों कुल 50 राज्य हैं, कुल 50 राज्य हैं। कुछ राज्य वहाँ हैं दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को का नाम सुने होंगे आप, अलास्का का नाम सुने होंगे, कैलिफोर्निया का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, वहाँ के राज्य हैं। तो अगर मान लीजिए कि दोहरी नागरिकता यूएसए में है तो क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों कि अगर यूएसए में, यूएसए या कोई राज्य कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है, तो वो व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक कहलाएगा, इसके अलावा वो यूएसए का भी नागरिक कहलाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, वो दो राज्य के साथ साथ देश का भी नागरिक कहलाया, तो मतलब उसको दो तरह से नागरिकता मिल गई, तो वो कहलाता है दोस्तों दोहरी नागरिकता। यही क्या होता है, दोहरी नागरिकता। राज्य के साथ साथ देश का भी अगर नागरिकता मिलती है तो वो दोहरी नागरिकता कहलाता है दोस्तों। तो आप एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। जो नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो नागरिकता का अनुच्छेद है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 का क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है दोस्तों कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय
की नागरिकता के बारे में बात करता है। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था। तो उस समय की जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 5 में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 5 में क्या है, तो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोग की नागरिकता, जो लोग क्या है भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से क्या हो गए भारत आए थे, उसके लिए एक दोस्तों डेट क्या किया गया, निश्चित किया गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आए होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 6 के द्वारा दोस्तों कहा गया था। आपका अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान, जो व्यक्ति क्या हुए भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः क्या हुए वापस वो आ गए, पुनः वापस वो भारत आ गए, तो उनकी नागरिकता के बारे में बात करेगा तो वो दोस्तों अनुच्छेद 7 है दोस्तों। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए वो क्या कर रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता का उल्लेख दोस्तों किस में किया गया है, अनुच्छेद 8 में किया गया है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 करता है दोस्तों नागरिकता समाप्ति का। कुछ ऐसे बिंदु हैं दोस्तों, अगर वो कार्य आप करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों। पहला है दोस्तों स्वेच्छा से, मतलब अगर आप इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता को त्याग देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नागरिकता लेते समय अगर आप क्या करते हैं गलत सूचना देते हैं, सरकार को गलत सूचना देते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों। अगर आप पर देशद्रोह का आरोप लगता है तो भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने अपना लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और जो भारत सरकार के राजदूत वहाँ हैं, अगर उनको आप 7 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं देते हैं तो वो भी क्या होगी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपका अनुच्छेद नागरिकता समाप्ति के बारे में बात करता है, जिसमें आप याद रखिएगा स्वेच्छा से, गलत सूचना देने से, देशद्रोह का आरोप लगने से, दूसरे देश की नागरिकता अपनाने से, विदेश में रहते हुए अगर आप भारत सरकार के राजदूत को 7 वर्ष तक कोई सूचना नहीं देते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है दोस्तों। आगे आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों नागरिकता के अधिकार का बने रहना, मतलब कि जो अनुच्छेद 9 में जो समाप्ति के बारे में बात किया गया था अगर वो काम आप नहीं कीजिएगा तो आपकी नागरिकता क्या होगी दोस्तों बनी रहेगी, अनुच्छेद 10 कहता है। अब अनुच्छेद 11 क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 11 है दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता के लिए जो कानून बनते हैं, संसद द्वारा जो भी आप देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखें तो ये सब जो इसमें संबंधित जो भी कानून होते हैं दोस्तों ये उसके लिए जो कानून बनता है कौन बनाता है, संसद बनाता है। इसका उल्लेख किस में किया गया दोस्तों, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में किया गया दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 समझ गए क्या है, 6 समझ गए, 7 समझ गए, 8, 9, 10 और 11, इसको देखिएगा 2-3 बार तो आपको आसानी से समझ में दोस्तों आ जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आगे बात करते हैं। आपको बताएं कि हमारा देश, हमारा संविधान, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हो गया था। उस समय नागरिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं था दोस्तों, मतलब कोई नियम कानून नहीं था कि नागरिकता प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। किंतु क्या हुआ था दोस्तों 1955 में क्या होता है नागरिकता अधिनियम बना था दोस्तों। नागरिकता अधिनियम अगर आपसे पूछे कब बना तो 1955 में बना, जिसके लिए 5 बातें कही गई थी कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे कैसे, तो जन्म के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर जिसे वंश परंपरा बोलते हैं दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अधिग्रहण के द्वारा क्या होगी, इन 5 हत्याओं के द्वारा आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये 1955 के अधिनियम में कहा गया था। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। तो आपको दोस्तों हम बता दिए क्या कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जिससे 5 प्रकार की, इसके द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। पहला हम लोग समझेंगे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे मिलता है नागरिकता भारत में, देखिए तो जन्म से, जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हो। अगर आपका जन्म कहाँ हो, भारत में हो, जिनका जन्म संविधान लागू होने के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो, जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। इसके लिए कंडीशन है दोस्तों कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हों तो आपको जन्म के आधार पर क्या होगा, नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ आते हैं अपवाद। अपवाद में कौन आते हैं दोस्तों, विदेशियों के बच्चे। ये विदेशियों के बच्चों को दोस्तों इसमें एक्सेप्शन में रखा गया है। दूसरा है दोस्तों वंश परंपरा। वंश परंपरा, जिनका जन्म विदेश में हो, जिनका जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, संविधान लागू होने के बाद ही 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ, विदेश में जन्म हुआ हो, किंतु उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब उनके पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो।
भारत के अगर नागरिक उनके पिताजी हैं तो उनको, उनका जन्म विदेश में हुआ हो तो भी उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब इसी में क्या हुआ दोस्तों, वंश परंपरा में तो संशोधन किया गया। वंश परंपरा के द्वारा जो नागरिकता मिलती थी लोगों को, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन कब हुआ, तो ये संशोधन दोस्तों हुआ 1992 में। जो 1955 का नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, तो उसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ है तो वंश परंपरा के आधार पर सिर्फ पिता भारत के नागरिक होते हैं तो मिलता ही है नागरिकता, लेकिन माता भी अगर भारत की नागरिक होती हैं तो भी इस आधार पर भी उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब माता पिता में दोनों में से कोई एक भी नागरिक होते हैं भारत के तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगी। याद रखिएगा 1992 में यह कहा गया था। आगे आते हैं दोस्तों, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे मिलता है आपको नागरिकता। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा दोस्तों, जो व्यक्ति क्या हो, भारत में 7 वर्ष से रह रहे हों, जो व्यक्ति क्या हो, भारत में 7 वर्ष से रह रहे हो, और जब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बाद 6 मंथ पूर्व, मतलब पहले भारत में रह रहा हो, 6 मंथ पूर्व, रजिस्ट्रेशन के बाद 6 मंथ पहले से भारत में रह रहा हो, और वे स्त्रियां जो क्या हो, भारतीयों से विवाह कर चुकी हो, मतलब जो विवाह कर चुकी है, फ्यूचर में क्या करेंगे, वो विवाह करेंगे, तो उन सबको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाती है दोस्तों। इसमें किनको मिलता है नागरिकता, तो इसमें जो राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ कंट्री है दोस्तों, उनको इसके द्वारा नागरिकता दी जाती है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग देशीकरण। अब देशीकरण क्या होता है, तो देशीकरण के बारे में समझते हैं दोस्तों। जो देशीकरण होता है दोस्तों, वैसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसे हम संवैधानिक भाषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन संवैधानिक भाषाओं में से किसी एक भाषा को क्या करता है, जानता है, किसी एक भाषा को जानता है, साथ ही साथ वो वैज्ञानिक या कला में क्या हो, निपुण हो, और वो लगातार क्या हो, भारत में 5 वर्ष तक रहा हो, तो उनको देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है दोस्तों। आगे है दोस्तों 5वां जो है भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार के द्वारा अगर भारत सरकार किसी विदेशी राज्य को, मतलब जो भारत का प्रांत नहीं है, भारत से बाहर है, अगर उसको क्या करता है, भारत के अंदर क्या करता है दोस्तों, मिलाता है, भारत में अधिग्रहण करता है, तो वहाँ के जो भी निवासी होंगे दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है दोस्तों। इस 5 प्रकार से क्या होती है, भारत में नागरिकता दी जाती है दोस्तों, जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया था। अब यह नागरिकता अधिनियम 1955 आया था दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। कब, 1986 में। जो पहला संशोधन हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो आपका पहला 1986 में हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके द्वारा इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती थी, जो पहले 7 साल रहना पड़ता था भारत में, अब क्या करना है, 5 साल तक भारत में आप रहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण में कहा गया था दोस्तों कि अगर पहले तो इसमें 5 साल था देशीकरण में, कि 5 साल तक आप भारत में रह रहे हैं, किसी भी भारतीय संवैधानिक भाषा को जान रहे हैं और कला या विज्ञान में निपुण हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, 5 साल तक रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर समय सीमा बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। तो इस संशोधन में यही बात कही गई थी दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होता है। तो इसे 2005 में जोड़ा गया था दोस्तों। इसके लिए कमेटी बनी थी जिसे बोलते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी, इसके द्वारा क्या गया था, जोड़ा गया था। ये क्या होता है, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन होते हैं भारत में, क्या करते हैं, अपने उद्योग को स्थापित करते हैं, लेकिन नागरिकता वो भारत की उनको नहीं मिला है, उनको मिला है नागरिकता कहाँ की, इंग्लैंड। मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड के कोई उद्योगपति है, अमेरिका का कोई उद्योगपति है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, वो क्या कर रहा है, भारत में आकर के अपना उद्योग लगाए हुए दोस्तों। तो इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा उनको दोस्तों ये परमिशन मिलता है कि वो बिना वीजा कहीं क्या होते हैं, भारत आ सकते हैं, बिना वीजा के उनको भारत आ सकते हैं। वो नागरिक कहलाते नहीं है, लेकिन बिना वीजा के वो भारत आने का उनको परमिशन होता है दोस्तों। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है दोस्तों, ये आप समझ गए। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, आगे जो बताया थे पहला संशोधन 1955 में कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और माता के लिए नागरिकता पर जो वंश परंपरा के बारे में बताया थे, ये 1992 में माता के, जो अगर माता जी भारत के नागरिक हैं तो भी उनको, अगर विदेश में जन्म हुआ तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगी। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, नागरिकता जो संशोधन हुआ है आपका 2019 में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ये नागरिकता अधिनियम 2019। तो इसमें कहा गया था दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, जैसे CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो ये आपका लोकसभा पर दोस्तों 9 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था। राज्यसभा से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था। और राष्ट्रपति इस पर देते हैं अपनी स्वीकृति 12 दिसंबर
2019 को। इस तरह से क्या होता है, आपका CAA एक कानून बन जाता है दोस्तों। तो इसमें कहा गया था दोस्तों कि 3 देश, जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन, एक आपका पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, ये 3 देश के जो 6 प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक है, 6 प्रताड़ित, इन देशों में जो 6 प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक है, कौन धार्मिक अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनकी नागरिकता के बारे में बात किया गया है आपका CAA 2019 में। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 3 देशों से क्या हुए हैं, भारत आए हैं, कब, 31 दिसंबर 2014 तक क्या भारत में प्रवेश कर गए हैं, भारत में प्रवेश कर गए हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। जो भारत में प्रवेश किए इन देशों से दोस्तों, धार्मिक प्रताड़ित जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। तो इन शरणार्थियों के बारे में कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक ये अगर ये भारत में प्रवेश कर गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा क्या है दोस्तों कि अब क्या कहा गया कि पहले था 11 साल, क्या था पहले 11 साल, अब इसके स्थान पे क्या है 5 साल। अगर 5 साल से वो भारत में रह रहे हैं तो क्या होगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले तक वो भारत में प्रवेश कर गए हैं तब, ये याद रखिएगा। 3 देश और 6 धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में बात की गई दोस्तों। तो ये समझ गया नागरिकता के बारे में। अब कुछ दोस्तों हम लोग और जानते हैं, कुछ और क्या जानते हैं, आप सुनते होंगे, बहुत जगह सुने होंगे NRI बोलता है, NRI के बारे में सुने होंगे। अभी NRI क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। NRI जिसे हम लोग अनिवासी भारतीय कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अब ये क्या होते हैं, तो दोस्तों ये भारत के ही नागरिक होते हैं। क्या होते हैं, भारत के ही नागरिक। नागरिक कहाँ के होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। ये नागरिक आपके भारत के होते हैं, किंतु नौकरी के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए क्या होते हैं, भारत से बाहर रहते हैं लंबे समय तक, भारत से बाहर रहते हैं लंबे समय तक, या भारत सरकार को, अपने भारत सरकार के समक्ष अपनी मंशा प्रकट करते हैं कि हमें नौकरी के लिए या आपका बिजनेस के लिए हमें लंबे समय तक भारत से बाहर रहना है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग NRI कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, NRI कहते हैं दोस्तों। याद रख, समझ गए NRI क्या होता है। तो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए लंबे समय तक, नागरिक भारत के ही हैं लेकिन जॉब और बिजनेस के लिए लंबे समय तक भारत से बाहर रह रहे हैं दोस्तों, उसे क्या कहेंगे हम लोग, NRI का दर्जा उन्हें दिया जाता है। NRI समझ गए। अब आते हैं दोस्तों एक और समझते हैं हम लोग, PIO क्या होता है। PIO, जिसे हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये क्या होते हैं, तो ये दोस्तों होते हैं वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज क्या हों, कभी ना कभी भारत के नागरिक हों, जिनके पूर्वज कभी ना कभी क्या हो, भारत के नागरिक रहे हो, या वो व्यक्ति स्वयं क्या हो, कभी ना कभी भारत का नागरिक रहा हो, और बाद में क्या हो, मान लीजिए वर्तमान समय में किसी दूसरे देश का वो नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कहलाता है भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के दर्जा उसको दिया जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, अगर वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक है तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तान हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया। अगर ये व्यक्ति यहाँ का नागरिक है या कभी यहाँ का नागरिक रहा है तो वो इस श्रेणी में दोस्तों नहीं आएगा, इस श्रेणी में नहीं आएगा, वो भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं कहलाएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आगे, हम एक और समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं OCI। अब ये OCI क्या है, इसे कहते हैं दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के समुद्र पारीय नागरिक। मतलब कि हमारी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो कभी भारत के नागरिक रहे हैं, जो क्या है कभी भारत के नागरिक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार एक कंडीशन रखी है कि वो व्यक्ति क्या हो, वो व्यक्ति आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान का नागरिक कभी नहीं रहा हो, कभी नहीं रहा हो, या भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य देश भी क्या होते हैं इसमें घोषित करते हैं। अगर वो व्यक्ति भारत सरकार द्वारा घोषित देश का नागरिक रहा है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, वो इस श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। इसमें कुछ शर्तें रखी गई है। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका है, क्या हो, भारत का नागरिक कभी रह चुका है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, OCI कहलाता है। लेकिन वो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं रहा हो, तभी वो कहलाएगा दोस्तों भारत का समुद्र पारीय नागरिक दोस्तों। तो यही था दोस्तों NRI आपका, POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नागरिकता का अध्याय पूरी तरह समझ में आया होगा। आगे दोस्तों हम लोग नागरिकता संबंधी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे दोस्तों इस पर। और भी इस वीडियो में कुछ आपको त्रुटि लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको हम सारे सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक होते हैं टॉपिक वाइज के साथ आपको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम करवाएंगे दोस्तों। जिससे आपके क्या होगी, जो जीएस का पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट साथ समझने के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर अगर आप बनाइएगा किसी भी एग्ज़ाम का, तो उम्मीद करेंगे कि आपका जीएस में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों। आपको समझ आएगा कि हाँ ये कैसे है, क्या है, क्यों है। तो धन्यवाद दोस्तों।